हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर। आज सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 चैप्टर का नाम है बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स। इसमें एक छोटी सी यूनिट है मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले उसको डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम सीरीज के अंदर सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो सीजनल वेरिएशन इज ए प्रिडिक्टेबल एंड रेगुलर फ्लक्चुएशन दैट रिपीट्स ओवर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम सच एज वीकली, मंथली और क्वार्टरली। क्या मतलब हुआ? सीजनल वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट होता रहता है रेगुलर फ्लक्चुएशन। वो रेगुलर फ्लक्चुएशन वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेकर सर आप हमें इसे डिटेल में समझाइए। तो सबसे पहले सीजनल वेरिएशन में हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारा जो ईयर है 2025 है और इसमें जो पीरियड है वो हमने ले लिया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। 2025 में पहला जो क्वार्टर है उसमें हमें लगता है कि जो हमारा वेरिएशन है, सेल क्वांटिटी जो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो 20% होगी। दूसरे क्वार्टर में 30% है, इसमें मान लीजिए हमने कहा 60% है, इसमें हमने कहा 70% है। ये सारी चीज़ें हमने पहले से कैलकुलेट कर ली, प्रिडिक्टेबल है। अब 2026, 2027, 2028 ये हमारे आने वाले 3 सालों की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कोई मुझसे पूछा है 2026, 27, 28 में सर पहले क्वार्टर में कितना फ्लक्चुएशन आएगा, तो मैंने कहा भाई 20% आएगा। सर क्वार्टर 2 में कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है, मैंने कहा जी 30%। ठीक है जी। क्वार्टर 3 में कितना आ सकता है, 60%। क्वार्टर 4 में कितना आ सकता है, 70%। इसका मतलब क्या हुआ कि सीजनल वेरिएशन की जो डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था लैंग्वेज में, अब उसको समझने का टाइम आ गया। सीजनल वेरिएशन क्या प्रिडिक्टेबल है। हमने 2025 में चारों क्वार्टर का वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया। ये रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 20%, कभी 30%, कभी 60%, कभी 70%। और ये रिपीट होता रहता है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पर रिपीट हो, चाहे वो मंथली बेसिस पर रिपीट हो, चाहे वो वीकली बेसिस पर रिपीट हो। तो मैंने यहाँ जो टाइम ले लिया वो आपका ले लिया क्वार्टरली। तो हर क्वार्टर में पहले क्वार्टर में आपका जो फ्लक्चुएशन है वो 20% ही रहेगा। दूसरे क्वार्टर में 30% है तो 30% रहेगा। तीसरे क्वार्टर में आपका 60% है तो 60% रहेगा। चौथे क्वार्टर में 70% है तो 70% रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीजनल वेरिएशन में 2025 में जो हमने क्वार्टरली बेसिस पे वेरिएशन कैलकुलेट किए हैं, जो हमारे प्रिडिक्टेबल हैं, वो आपके हर पीरियड के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में वैसे ही रहेंगे जैसे आपने कैलकुलेट किए। तो यदि पहले क्वार्टर में 20% है तो आने वाले 3 साल के पहले क्वार्टर में 20% ही रहेगा। क्वार्टर 2 में 30% तो आने वाले 3 साल के क्वार्टर 2 में 30% रहेगा। क्वार्टर 3 में 60% है तो आने वाले अगले 3 साल में क्वार्टर 3 में आपका जो वेरिएशन है 60% रहेगा। ऐसे ही यदि फोर्थ में 70% है तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपका 70% फ्लक्चुएशन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। दिस पैटर्न इज कॉज बाई सीजनल फैक्टर्स लाइक वेदर, हॉलीडेज और रेगुलर इवेंट। मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारा फ्लक्चुएशन कभी 30% है, कभी 20% है, कभी 50% है, कभी 70% है। उसकी जो मुख्य कारण है, मेन वजह है, वो आपके पास है वेदर, हॉलीडेज और रेगुलर इवेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है सीजनल वेरिएशन। अब सीजन यदि फ्लक्चुएट करता है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लक्चुएट करती है। जैसे हम वेदर का यदि एग्जांपल लेके चलते हैं, मौसम की यदि बात करें तो सर्दियों के टाइम पे वूलन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, समर में कम होगी। ठीक उसी तरीके से यदि मैं एसी, फैन, कूलर की बात करता हूँ तो गर्मियों में, समर में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, विंटर में उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं हॉलीडे का। यदि 4-5 छुट्टियाँ एक साथ आ जाए पूरी फैमिली में तो हर फैमिली क्या करती है, ट्रिप मतलब घूमने के लिए निकल जाती है अपने घर से। तो जिस भी एरिया में वो घूमने के लिए निकलते हैं वहाँ पर उस चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लीजिए फैमिली जो है वो हिल स्टेशन पे पहुँच गई। अब मान लीजिए सपोज करते हैं अभी दिल्ली में हम बात करते हैं अक्टूबर नवंबर की, और यहाँ के 4-5 छुट्टियाँ एक साथ आ गई और सारे के सारे लोग मान लीजिए मनाली चले गए, शिमला चले गए, कश्मीर चले गए, और हमने पता लगाया कि जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस, बर्फ़ पड़ रही है। अब बर्फ़ पड़ रही है तो इसका मतलब आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, दिल्ली शहर में अभी अक्टूबर नवंबर में जैकेट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप हिल एरिया में पहुँच जाओगे जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ रही है, आइस बहुत पड़ रही है, ठीक है ना, स्नोफॉल हो रही है, तो उस केस में आपको क्या होगा, वूलन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा। अब ये वूलन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट दिल्ली में नहीं है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, आपके हिल एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बट आपको खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या देखा, 3-4 दिन की छुट्टी मिली, फटाफट से आपने वहाँ पे प्लान किया और चले गए। यदि 1 दिन की छुट्टी मिलती तो हो सकता है बाकी 3-4 दिन की छुट्टी आपको कंपनी से नहीं मिल रही, स्कूल से नहीं मिल रही,
और आप प्रोग्राम नहीं बना पा रहे घूमने का, तो ऐसे में जो विजिटर्स होंगे, जो टूरिस्ट होंगे वो कम हो जाएंगे, डिमांड भी क्या हो जाएगी वहाँ पे वूलन क्लॉथ की, कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से यदि गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में यदि 4-5 दिन की छुट्टी एक साथ आए तो फैमिली क्या करती है, ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको या तो सी मिल जाए या उनको रिवर मिल जाए, ताकि वो ठंडे पानी में एंजॉयमेंट कर सकें, या ऐसे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको कि उनका जो वेदर है वो आपका क्या हो, बहुत बढ़िया हो, प्लेजेंट वेदर हो, मतलब गर्मी से उनको मुक्ति चाहिए उन 4-5 दिन में। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर इवेंट्स। रेगुलर इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे दिवाली की बात करते हैं, होली की बात करते हैं, दशहरे की बात करते हैं, रक्षाबंधन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल होती है वो दिवाली के टाइम पे सेल होती है, देन उसके बाद में रक्षाबंधन के टाइम पे सेल होती है, फिर दशहरे के टाइम पे सेल होती है, और होली के टाइम पे जो मिठाइयाँ हैं वो सबसे कम बिकती हैं, बिकती तो हैं सबसे कम। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से यदि नए कपड़ों की रिक्वायरमेंट की बात करें तो दिवाली, दशहरा, आपका होली, या आप बात करें किसकी, रक्षाबंधन की, तो आपके जो इवेंट्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें दिवाली के टाइम पे नए कपड़ों की सेल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हर बंदा चमक धमक के साथ अपने घर से निकलना चाहता है। वो किसी भी गेस्ट के घर जाता है तो चाहता है भाई बढ़िया से बढ़िया नए कपड़े में पहली बार पहन के वहाँ पर निकलूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई बंदा अपनी शादी में नए कपड़े पहन के निकलता है, ठीक वो सोचता है दिवाली भी ऐसी निकले मेरी, जैसे मेरी खुद की शादी क्यों नहीं है। लेकिन जब होली की बात आती है तो वो पुराने ज़माने के फटे पड़े जितने कपड़े होते हैं वो सब निकाल के उनका यूज़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि इन कपड़ों का उसने रीयूज़ नहीं करना, दोबारा नहीं पहनना। वो उनको क्या करता है, कलर का यूज़ करके, यूज़ करने के बाद उनको क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, फेंक देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रिलेशन होता है किसके साथ में, सीजनल वेरिएशन के साथ। आगे चलते हैं। सीजनल वेरिएशन कैन बी एनालाइज यूजिंग मेथड्स लाइक सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड टू हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग बाय आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न। क्या मतलब हुआ इसका? सर हम सीजनल वेरिएशन को एनालाइज कर सकते हैं बहुत सारे मेथड की मदद से। उन मेथड में कुछ मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, ठीक है ना, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। इन मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो हमें प्लानिंग करनी है उस प्लानिंग को करने में हम उनकी मदद ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो यूनिट 8 में आपके लिए लेके आया हूँ, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, ये मेनली आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, और यहाँ पे 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो 7 नंबर का चल रहा है। आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपके स्टडी मटेरियल से लिया गया, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग क्वार्टरली डाटा इन द सर्टेन यूनिट यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सिंपल एवरेज मेथड से करना है। इन्फॉर्मेशन आपके पास में 4 साल की दे रखी है, 92, 93, 94, 95 की, और हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो चारों क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है सेल क्वांटिटी की। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीजनल इंडेक्स निकालना है। अब सीजनल इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो टारगेट हमने फिक्स कर रखा है उससे हमारा जो फ्लक्चुएशन है सेल क्वांटिटी का वो कम है या उससे ज़्यादा है, मतलब कितना फ्लक्चुएशन है वो हमें यहाँ पर बताना है। अब कैसे बताएंगे, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके सामने एक टेबल बनाई, और उस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ डेट क्वार्टर डिवाइड बाय ग्रैंड एवरेज इनटू 100। सर ये फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या आप हमें डिटेल में समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। आज की क्लास इसी फॉर्मूले को समझाने के लिए बनी है। आपको कहीं जाना नहीं है, बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, और गारंटेड है कि इससे आसान आपको लगेगा कुछ नहीं। यार ये तो इतना आसान टॉपिक है, फोकट में हमें 1-1.5 घंटे के अंदर 7-8 नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ। 1-1.5 घंटे में यदि 7-8 नंबर मिल जाए तो हमारे लिए क्या दिक्कत है। फटाफट से देखिए यहाँ पर हमें करना क्या, एग्जाम के अंदर जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में हमारे पास में 4 साल के चारों क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। इसका मतलब हमारे पास जो डाटा है वो 1 साल के 4 क्वार्टर, 4 साल के कितने हो गए, 16 क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे जब स्टार्टिंग करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4, 5। तो ईयर कितने हैं, 92, 93, 94, 95। ईयर कितने भी हो सकते हैं, और ईयर के कोई भी नाम हो सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, आपके पास 4 ही क्वार्टर होते हैं, 5 तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे क्वार्टर की इंफॉर्मेशन 4 ही रहेगी। ईयर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कितने जितने होंगे सबको यहाँ पे कंसीडर करना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे को चारों साल के चारों क्वार्टर की जो सेल क्वांटिटी दे रखी है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, और करने के बाद हमने 3 अलग अलग रो बना दी, टोटल की, अर्थमेटिक मीन की, और सीजनल इंडेक्स की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा,
सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा क्वार्टर 1 है उसमें 92, 93, 94, 95 हमारे पास में कितने साल हैं, 4 साल हैं। चारों क्वार्टर की जो सेल क्वांटिटी है उसका हमने निकाला टोटल, और हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, इन सबको भी प्लस करो, 39 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 53, 39, 45, 44, 53 हमने इन चारों को प्लस किया और चारों को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ, मैंने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो बेटा आपके पास आ रहा है 181। ऐसे ही इन चारों को प्लस कीजिए, मतलब ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद मुझे बताइए कितना आ रहा है आपके पास में टोटल, तो आप कहेंगे सर 93। ऐसे ही इन चारों को आपने प्लस किया, मतलब ऐड किया, और ऐड करने के बाद आपके पास टोटल कितना है, हाँ जी 248। 52 प्लस 63 प्लस 69 प्लस 64 आपके पास आ जाएगा 248। इसी तरीके से आपने इन चारों को प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 316, 316। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं सर, ये तो ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने देखा भाई चारों जो क्वार्टर हैं 1, 2, 3, 4 वो ईयरली इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी थी वो हमने लिख ली। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो वेरिएशन निकालना है वो क्वार्टरली वेरिएशन निकालना है। तो हमने देखा किसी क्वार्टर में हमारी सेल ज़्यादा है, किसी क्वार्टर में हमारी सेल कम है। हाँ जी, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं 92 में हमने जो क्वार्टर 1 में सेल किया 39 यूनिट्स की है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो यूनिट्स में, तो आप इसको ऐसे समझो कि सर क्वार्टर 1 में हमने 92 ईयर में, मतलब ईयर 92 में 39 यूनिट बेची है, 93 में 45 यूनिट बेची है, 94 में 44 यूनिट बेची है, 95 में हमने 53 बेची है। इन 4 साल में हमने क्वार्टर 1 में टोटल जो यूनिट बेची है वो 181 बेची है, मतलब एवरेज हमने कितनी बेची है। तो हमने देखा है यहाँ पे 39, 45, 44, 53 ये जो इन्फॉर्मेशन है कितनी बार की है, 4 बार की, 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, यदि यहाँ पे ईयर 3 होते तो मैं 3 से डिवाइड करता, 5 साल होते तो 5 से डिवाइड करता, 6 साल होते तो 6 से डिवाइड करता। आपको यहाँ पे सिंपल एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो 181 को 4 से आपने डिवाइड किया, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 45.25। ऐसे 93 को आपने 4 से डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 23.25। आपने 248 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 62। 316 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 79। 316 को 4 से डिवाइड कर दिया, 79 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर 1 में किसी भी साल में यदि मैं एवरेज डिमांड देखूं तो मेरी कितनी है, 45.25। किसी साल कम है, किसी साल ज़्यादा है। क्वार्टर 2 में मैंने देखा मेरी चारों साल की जो एवरेज डिमांड है वो 23.25 है। यदि मैं क्वार्टर 2 की एवरेज डिमांड देखता हूँ तो मेरे पास आता है 23.25, जो किसी क्वार्टर में कम है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा है, मतलब किसी साल ज़्यादा है, किसी साल कम है। अब इसको ऐसे समझो, 92 में मेरी डिमांड क्वार्टर 2 में 21 है, जबकि एवरेज डिमांड 23.25 है। ऐसे 93 में मेरी जो एवरेज डिमांड है वो 23.23 है, जबकि एक्चुअल में कितनी है, 23। ऐसे यहाँ 26 है, 23 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर 2 तो सेम है, लेकिन किसी साल आपकी जो डिमांड है वो कम है, किसी साल आपकी डिमांड ज़्यादा है, बट एवरेज कितनी है, 23.25। अब यहाँ पर जो मैं वेरिएशन देखना चाहता हूँ वो मैं ईयरली वेरिएशन नहीं देखना चाहता, वो वेरिएशन मैं क्वार्टरली देखना चाहता हूँ। जो मैं सीजनल वेरिएशन देख रहा हूँ वो सीज़न के हिसाब से देख रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा सीज़न है वो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, क्योंकि एक साल में मेरे 4 क्वार्टर हैं, तो 4 यहाँ पे मैं अपने सीज़न लेके चल रहा हूँ। पहला सीज़न 3 महीने का, अगला सीज़न फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, मतलब जो मैं वेरिएशन यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ एक क्वार्टर का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर क्वार्टर 1 में जो मेरी डिमांड 45.25 है, वही मेरी क्वार्टर 2 में जो डिमांड है वो 23.25 है, क्वार्टर 3 में 62 और क्वार्टर 4 में कितनी है, 79। इसका मतलब यहाँ जो वेरिएशन है वो क्वार्टर के हिसाब से देखो तो किसी जगह मेरी एवरेज डिमांड ज़्यादा है, किसी जगह कम है। तो मैंने इन सबको प्लस कर दिया। हाँ जी, मैंने सबसे पहले क्या किया, इन चारों को प्लस किया। जब मैंने चारों को प्लस किया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा 45.25 प्लस 23.25 प्लस 62 प्लस 79, इन सबको मैं प्लस करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ जो आपके पास में एवरेज आ रहा था वो ईयरली एवरेज आ रहा था क्वार्टर 1 का। यहाँ पे जो आपका एवरेज आ रहा है वो क्वार्टर 2 का एवरेज आ रहा है, यहाँ पे एवरेज क्वार्टर 3 का आ रहा है, यहाँ पे एवरेज किसका आ रहा है, क्वार्टर 4 का। अब मुझे जो सीजनल वेरिएशन निकालना है वो वेरिएशन निकालना है क्वार्टर का कंपैरिजन करके। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे जो सीजनल इंडेक्स निकालना है वो क्वार्टरली कंपैरिजन करके निकालना है।
बट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास 16 है, क्योंकि मेरे पास 4 साल की जानकारी दे रखी है। तो मैंने क्या किया, जो क्वार्टर की इंफॉर्मेशन मुझे 92 में 39, 93 में 45 दे रखा था, 94 में 44 दे रखा था, 95 में 53 दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन चार को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो मैंने क्या किया, इन चारों को प्लस किया, 4 से डिवाइड कर दिया, एक सिंगल वैल्यू आ गई क्वार्टर 1 की, ऐसी क्वार्टर 2 की, ऐसी क्वार्टर 3 की, ऐसी क्वार्टर 4 की, सबकी सिंगल सिंगल वैल्यू आ गई। यदि मान लो मुझे सिंगल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती तो मुझे अर्थमेटिक मीन सिंपल मीनिंग जो सिंपल एवरेज होता है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस मेथड का नाम हमने रख दिया सिंपल एवरेज। यहाँ पे हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास 4 बार थी उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने 4 वैल्यू का टोटल किया था। यदि यहाँ पे 5 वैल्यू होती तो पांचों का टोटल करता, 5 से डिवाइड करता। आप जानते हैं सिंपल एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी यहाँ पे 4, और टोटल कितना आपका 181। चलो जी, अब यदि मुझे क्वार्टरली वेरिएशन चेक करना है तो मैं क्या देख रहा हूँ, किसी क्वार्टर में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी क्वार्टर में कम है, तो मैं देखना चाहता हूँ चारों क्वार्टर का एवरेज आता कितना, चारों क्वार्टर का एवरेज कितना आता। तो मैंने चारों को प्लस किया और मेरे पास आता है 209.5 डिवाइडेड बाई 4, यानी इन सबको मैंने प्लस कर लिया, 45.25, 23.25, 62 प्लस 79, 209.5 मतलब 209.5 डिवाइड बाई 4 किया मैंने, तो मेरे पास में आ जाएगा कितना 52.375, जिसको मैं 38 भी लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके। इसका मतलब हर क्वार्टर में 52.38 मेरे लिए क्या चीज़ निकली है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको कहते क्या है, ये मेरे पास आ गया एवरेज किसका, जितने भी मैंने अर्थमेटिक मीन निकाले हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, मैं उसका भी एवरेज कर रहा हूँ, जिसको नाम हमने दे दिया ग्रैंड एवरेज। तो ग्रैंड एवरेज क्या है, ग्रैंड एवरेज इज एवरेज ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, जितने भी मेरे क्वार्टरली बेसिस पे अर्थमेटिक मीन निकले थे उनका मैंने एवरेज कर दिया। ध्यान से समझिए 52.38 क्या है, 52.38 का मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि हमारी जो सेल है वो होनी चाहिए क्वार्टर 1 में 52.38 एवरेज, बट पिछले 4 साल के क्वार्टर 1 की जो एवरेज सेल आ रही है वो कितनी आ रही है 45.25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो सेल हम सोच रहे हैं उस सेल का हम कितना सेल कर पाएंगे, 86 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3879, मतलब कि 39। तो आप परसेंटेज का साइन लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, परसेंटेज लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी। मतलब हम यदि सोच रहे हैं कि हमारी सेल 52.38 होनी चाहिए तो हो कितनी रही है 45.25। इसका मतलब यदि हम सोच रहे हैं कि हमारी सेल 100 यूनिट हो तो उसके लिए होगी कितनी 86.39। यदि हमारी सेल 200 होनी चाहिए, यदि हमारी सेल 200 होनी चाहिए ऐसा हम सोच रहे हैं, तो सीजनल इंडेक्स क्या कहता है कि आपकी सेल 200 नहीं होगी, 200 का 86.39% होगी, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 200 को 86.39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 172.78 मतलब 173 यूनिट्स हमारी बिकेगी, ठीक है ना। मान लीजिए हम 96 में सोच रहे हैं कि हमारी जो सेल है, 96 में हम सोच रहे हैं हमारी जो सेल है वो 80 यूनिट होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। मतलब हमारा जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करके, आपको याद होगा मैंने जो बिजनेस फोरकास्टिंग के जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करके हैं उन लेक्चर्स में हमने ट्रेंड का यूज़ करके सेल्स निकालते हैं, ट्रेंड सेल्स बोलते हैं। उन ट्रेंड सेल के हिसाब से मुझे लगता है 96 में मेरी जो सेल आएगी वो 80 यूनिट आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सीजनल इंडेक्स क्या कहता है, नहीं जी नहीं, आपका 80 यूनिट नहीं आएगा। सीजनल इंडेक्स के हिसाब से आपकी जो सेल होगी वो कितनी होगी 80 इंटू 86.39% होगी, मतलब कि 69.112, मतलब 80 का 86.39% यदि मैं कर दूं तो मेरी सेल 69.112 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 69 यूनिट्स होगा। हम ट्रेंड के हिसाब से कितना निकाल रहे हैं 80 यूनिट, जबकि हमारी सीजनल इंडेक्स के हिसाब से सेल कितनी आ रही है 69, क्योंकि सीजनल इंडेक्स क्या बता रहे हैं कि सीजन में फ्लक्चुएशन आने से डिमांड कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो पहले क्वार्टर में सीजनल इंडेक्स, जैसे सीजनल इंडेसेस भी कहते हैं, आपका आ जाएगा 86.39%, परसेंटेज का साइन लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में है 23.25 डिवाइडेड बाई 52.38, मतलब कि हमारी क्वार्टर 2 में सेल होनी चाहिए 52.38, बट हो कितनी पा रही है 23.25। इसका मतलब जो क्वार्टर 2 है उसमें
हमारी जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। 23.25 मतलब हमारी जो सेल है वो कम हो पा रही है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। सेल होनी चाहिए 52.38 और हो गई 23.25। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट करने के बाद तो रिजल्ट निकाला वो कितना आ रहा है 44.387। तो आप इसे यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 39 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं सोचता हूँ कि 96 में मैं ट्रेंड को फॉलो करके ये सोच रहा हूँ कि Q2 में मेरी जो सेल होगी वो मान लीजिए मेरी सेल होगी 40 यूनिट की, मैं सोच रहा हूँ ट्रेंड के हिसाब से, एज पर ट्रेंड, जो ट्रेंड हम बनाते हैं उस ट्रेंड के हिसाब से हमें लगता है हमारी सेल 40 यूनिट होगी। बस सीजनल इंडेक्स कहता है नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं, आपकी जो सेल होगी वो कितनी होगी, आपकी सेल होगी 40 इंटू 44.39%, मतलब कि 17.756 अप्रॉक्सीमेटली 18 यूनिट्स की आपकी सेल होगी। मतलब हम सोच कितना रहे हैं, हम सोच रहे हैं 40 यूनिट का, जबकि होगा कितना 18 यूनिट का। तो सीजनल इंडेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर को निकालने में। जहां हम सोच रहे थे हमारी सेल 40 यूनिट की होगी, वहां पे सीजनल इंडेक्स को कंसीडर करने के बाद हमें लगता है हमारी जो सेल होगी वो कितनी यूनिट होगी, 18 यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा सीजनल इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और आपके स्टडी मटेरियल के जो इलिस्ट्रेशंस आपको दे रखी है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, थोड़ा टाइम लगता है भैया हर चीज़ को समझने में, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 62 को डिवाइड करना है 52.38 से और 100 से मल्टीप्लाई करना है। ज़रा फटाफट मुझे बताइए कि भाई कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से मैं निकाल रहा हूँ आंसर फटाफट से आपके लिए। तो मेरे पास आ रहा है 118.37, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 79/52.38 इंटू 100, और मेरे पास सीजनल इंडेक्स आ जाएगा आपके पास में 150.82। इसका मतलब क्या देखा हमने, यदि मैं 96 में ट्रेंड को फॉलो करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरी Q4 की जो सेल है सपोज करते हैं 90 यूनिट्स आती है, ट्रेंड के हिसाब से 90 आता है, लेकिन यहाँ पर सीजनल इंडेक्स को फॉलो करने पर हमारी जो सेल आएगी वो कितनी आएगी, देखो फटाफट से। तो हमने क्या किया, 90 को मल्टीप्लाई किया 150.82% से, और हमारे पास में जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 135.738, मतलब कि 136 यूनिट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सीजनल इंडेक्स निकालने का पर्पस क्या है, सीजनल इंडेक्स आपको ये बताता है कि यदि ट्रेंड को फॉलो करके आप कोई क्वांटिटी निकालते हैं वो बिना सीजनल इम्पैक्ट को कंसीडर किया, यदि सीजन को फॉलो करते हैं, सीजनल इंडेक्स का इम्पैक्ट चेक करते हैं, तो आप उससे कहीं सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। जहां आपका आंसर 90 यूनिट आ रहा था वहां पे आपका सीजन के हिसाब से कितना आएगा 136। इसका मतलब आप समय पर जो मार्केट डिमांड होगी सीजन की आप उसे पूरी कर पाओगे, ठीक है ना। कभी आप सोचते हैं ज़्यादा बिकेगी, लेकिन सीजन को कंसीडर करते हैं तो लगता है कम बिकेगी, तो आपको कम प्रोडक्शन करनी चाहिए, आपका पैसा भी कम इन्वेस्ट होगा। लेकिन सीजन को देख के लगता है कि यार ज़्यादा सेल होगी तो आपको प्रोडक्शन भी क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। बात समझ में आ गई? जहां आप सोच रहे थे आपकी 90 यूनिट बिकेगी, सीजन को कंसीडर करने पे आपको लगता है 136 यूनिट बिकेगी, तो आपको प्रोडक्शन 90 की जगह 136 करना चाहिए, मतलब 46 यूनिट आपको क्या करनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए और मार्केट डिमांड को आप सही समय पे पूरा कर सकें, किसी भी कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए भाई, इतना सबको समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपको फिर से सिंपल एवरेज मेथड का इस्तेमाल करके सीजनल इंडेक्स निकालना है। सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, पहला पॉइंट, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको समझा दिया। अब सर जब आपने हमें समझाई दी है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन में 4 साल थे, इस क्वेश्चन में 3 साल हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो ईयर 2022, 23 और क्या है 24। तो यहाँ जब मैं एवरेज निकालूंगा तो टोटल को मैं 4 से डिवाइड नहीं करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ जो टोटल कर रहे हैं वो 3 वैल्यू का टोटल कर रहे हैं। मेरा जो एन है वो यहाँ पे 3 है, एन कितना है 1 2 3, तो मेरा जो एन है वो 3 है, ध्यान से समझें, ठीक है ना। पिछले वाले केस में एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, मेरे पास थी 4, क्योंकि ईयर 4 थे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सॉल्यूशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करके रखी हुई हैं, बस मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स, फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई ग्रैंड एवरेज इंटू 100। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलते हैं, स्टेप नंबर 1, ग्रैंड एवरेज कैसे निकलते हैं, स्टेप नंबर 2, और सीजनल इंडेक्स कैसे निकलते हैं, स्टेप नंबर 3। ये 3 स्टेप्स हो गए आपके पास। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमें 3 साल के चारों क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रखी थी।
हमने देखा कि 2022, 23, 24 में क्वार्टर वन में हमारी जो सेल क्वांटिटी है वो 90 यूनिट, 88 यूनिट और कितनी है 106 यूनिट है। हमने इन सब का टोटल किया, टोटल करने के बाद हमें क्या मिला 284 यूनिट मिला है। इन तीनों को हमने प्लस किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमें टोटल क्या मिला 144। हमने इन तीनों को प्लस किया, ऐड किया, टोटल किया, हमारे पास आया 399। इन तीनों को बेटा हमने प्लस किया, ऐड किया, और हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 450। अब मुझे निकालना है एवरेज। जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन वन, पिछले क्वेश्चन वन में आपने क्या देखा था, मैंने 4 से डिवाइड किया था। क्यों 4 से डिवाइड किया था? क्योंकि मैंने ऐड 4 वैल्यू का किया था। यहाँ पे मैं ऐड कितने की वैल्यू का कर रहा हूँ, 3 वैल्यू का कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सर हमें 3 से डिवाइड करना है एग्जाम में। बिल्कुल भाई 3 से डिवाइड करना है, हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं। अब 3 से डिवाइड करने के बाद हर क्वार्टर का जो एवरेज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 94.67, 48, 130 और कितना है 150। इसका मतलब 3 साल की क्वार्टर वन की जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी 90, 88 और 106, उसके हिसाब से हमारी टोटल सेल पहले क्वार्टर की 3 साल की 284 है। एवरेज कितनी है 94.67। ऐसे दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, चौथे का निकाला। अब हमें जो वेरिएशन दिखाना है वो ईयरली नहीं दिखाना, हमें जो वेरिएशन दिखाना है वो क्वार्टरली दिखाना है, क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो सीजन का दिखाना है। तो सीजन का जो वेरिएशन होता है वो हर साल आता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी ठंड पड़ती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। तो आपका जो सीजन है वो ईयरली कंपेयर किया जाता है। बट हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या थी, क्वार्टर के वेरिएशन दिखाना है, और इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा साल की है। तो यदि एक से ज़्यादा साल की इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे आपको क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, जो मुझे यहाँ पे क्वार्टर वन में 3 बार इंफॉर्मेशन दे रखी थी, पहले मुझे सिंगल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्वार्टर वन की, क्वार्टर टू की, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर, और उस सिंगल वैल्यू को हमने एक नाम दे दिया अर्थमेटिक मीन, एवरेज वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमने देखा यहाँ पर मेरे पास चारों वैल्यू आ गई, बट मुझे तो वेरिएशन क्वार्टरली दिखाना है। तो क्वार्टरली वेरिएशन दिखाने के लिए मैंने चारों क्वार्टर की वैल्यू को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरी क्वार्टर वन में जो क्वांटिटी बिकनी चाहिए वो 105.67 बिकनी चाहिए। मेरी क्वांटिटी बिकनी चाहिए 105.67, बट मैं बेच कितना रहा हूँ एवरेज 94.67, 94.67, 48, 130, 150। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 89.59%। परसेंटेज का साइन लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, ठीक है ना। परसेंटेज का साइन लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता, आपकी मर्जी है। आपको समझ में आ गया सीजनल इंडेक्स है वो किस में आता है, परसेंटेज में आता है, जो आपको बताता है कि ट्रेंड को फॉलो करने पर जब आप 2025 की सेल निकालेंगे, 2025 की जब आप सेल निकालेंगे ट्रेंड के हिसाब से, तो उस सेल को आप 89.59 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू परसेंटेज का जो साइन होता है वो आप लगाएंगे। तो आपके पास 2025 की 2 बार की सेल आएगी, एक बार ट्रेंड के हिसाब से और एक बार सीजनल इंडेक्स को कंसीडर करने के हिसाब से। तो आपके लिए जो एक्यूरेट आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, आपका माना जाएगा सीजनल इंडेक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी सेल निकलेगी एस्टिमेटेड सेल, वो आपके लिए मोर एक्यूरेट आंसर होगा एज कंपेयर टू ट्रेंड। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। सर क्वार्टर नंबर 2 में हमारी जो सेल है वो है 48 एवरेज, जबकि होनी कितनी चाहिए 105.67। इसका मतलब हम क्वार्टर 2 में जो हमारा सीजन है उसमें 45.42% ही हम सेल कवर कर पाएंगे। मतलब हमारी जो सेल होगी वो 45.42% होगी जो होनी चाहिए। मतलब हम सोच रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से, एज पर ट्रेंड हमें लगता है क्वार्टर 2 में 2025 में हमारी सेल 50 यूनिट होगी। तो 50 नहीं होगी, वो तो ट्रेंड बता रहा है, बट ट्रेंड को जब मैं सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी सेल 50 नहीं होगी, 50 इंटू 45.42% होगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर का और फोर्थ क्वार्टर का आंसर निकाला। हाँ यहाँ से कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराने की जो मेन मेरी वजह थी वो ये समझाने की थी कि यहाँ पे आपके पास जो 284 टोटल है वो 3 वैल्यू का है, 3 ऑब्जर्वेशन का है, तो 3 से डिवाइड करना है एवरेज के लिए। पिछले क्वेश्चन में 4 था तो 4 से डिवाइड किया। अगले क्वेश्चन में यदि 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? हाँ जी, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर हो, और हाजिर हो गया आपके लिए। कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग क्वार्टरली डाटा। फिर से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वार्टरली है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस बार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं बोलेंगे, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब एन आपके पास कितने, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास है 6 साल। इसका ना इन सब का जो सम करोगे, टोटल निकालोगे, इन सब का जो टोटल निकालोगे, उस टोटल को आप किससे डिवाइड करोगे भाई, एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड करोगे। ऐसे अगले केस में, ऐसे अगले केस में। चलिए भाई
क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहीं पे फिर से वही लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स, जिसमें हमारी पहली कंप्यूटेशन है अर्थमेटिक मीन निकालने की, दूसरा हमें क्या निकालना है, ग्रैंड एवरेज निकालना है, और तीसरा हमें क्या निकालना है, सीजनल इंडेक्स निकालना है। सीजनल इंडेक्स क्यों निकालते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है ना। हमारे पास में 4 क्वार्टर हैं लेकिन 6 साल है, तो 6 साल में हमने देखा क्वार्टर 1 में हमने जो सेल किया है वो 108 यूनिट की है, कभी 86 यूनिट की है, कभी 92 यूनिट्स की, कभी 78 की, कभी 82, कभी 106 की। सबसे पहले हमने क्या किया, इन 6 क्वांटिटी को प्लस किया, और प्लस करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है। तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है, कभी तो 552 आ रहा है, कभी 696 आ रहा है, कभी हमारे पास में 618 आता है, कभी हमारे पास कितना आता है 534। हमने देखा ये जो टोटल है वो कितनी वैल्यूज़ का है, 6 वैल्यूज़ का है, तो हमने डिवाइड भी किससे किया, 6 से डिवाइड किया, ठीक है ना। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझें, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 552 को 552 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो देखो भाई कितना आता है, 552 को हमने 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 92। हाँ जी, 696 को हमने 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 116। 618 को 6 से डिवाइड किया 103। 534 को हमने 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 89। इस तरीके से हमारे पास में हर क्वार्टर की एवरेज वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमें जो वेरिएशन बताना है वो क्वार्टरली वेरिएशन बताना है, तो हम देखते हैं किसी क्वार्टर में सेल कभी 92 है, कभी 116, कभी 103 है, कभी 89 है। तो हमने क्या किया, इन चारों को प्लस किया और 4 से डिवाइड कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया ग्रैंड एवरेज, मतलब एवरेज का भी एवरेज, एवरेज के एवरेज को क्या कहते हैं, ग्रैंड एवरेज। इन चारों का टोटल आपके पास है 400, 400 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया 100। इसका मतलब होनी चाहिए आपकी क्वार्टर 1 में सेल 100 यूनिट की, होगी कितनी 92। इसका मतलब आपका जो सीजनल इंडेक्स है वो आपका 92% है, ठीक है ना भाई। हम ऐसे कह सकते हैं, यदि हमें एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है आगे की 2021 की, 2022 की, या 2025, 26, 27 की, कभी भी, तो जिस भी क्वार्टर की हमें एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस क्वार्टर की ट्रेंड सेल्स निकालेंगे और आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सीजनल इंडेक्स से। जो काम मैं ओरली कर रहा था, बोल बोल के आपको समझा रहा था, वो काम मैंने अब आपके लिए लिख भी दिया। सपोज करते हैं 2021 के मुझे क्वार्टर 1 की सेल्स निकालनी है एस्टिमेटेड, तो मुझे सबसे पहले 2021 के क्वार्टर 1 की ट्रेंड सेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ट्रेंड मैंने आपको पहले से समझा रखा है कैसे निकालते हैं, A+BX, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, ट्रेंड सेल्स निकालते हैं और सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वार्टर 1 का सीजनल इंडेक्स कितना 92, तो यहाँ पे हम 92% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 92% की जगह आप 0.92 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। तो आपके पास पहले क्वार्टर का जो इंडेक्स है वो 92 है, दूसरे का 116 है। सर यहाँ तो सारी वैल्यू सेम आ रही है, जो ऊपर लिखी है वो यहाँ पे आ रही है, पहले क्वेश्चन में तो नहीं थी। सर यहाँ पे सेम क्यों आ रही है, सेम इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ है 92 डिवाइड बाई 100, मतलब यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 100 और 100 सेम है ना। यदि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की वैल्यू सेम रखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो आंसर था, उसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, है तो आप समझदार हैं ही, ठीक है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें सब करना क्या था, यहाँ पर आपको ये समझाना था कि पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ईयर 4 थे, 4 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ ईयर 3 थे, 3 से डिवाइड करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ ईयर 6 थे, तो हमें 6 से डिवाइड करना है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन मेरे को कराना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4? नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को क्या नाम देंगे, होमवर्क। आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए, सेल्फ होमवर्क हो गया आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कराया था। 4 साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले इन सबको प्लस करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, एवरेज आ जाएगा, फिर उन चारों एवरेज को प्लस करोगे और उनको 4 से डिवाइड करोगे, ग्रैंड एवरेज आएगा, ठीक है ना। हर एवरेज को ग्रैंड एवरेज से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा सीजनल इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में ही करना चाहिए। हाँ जी, सॉल्यूशन आपके सामने है, किसी को कोई दिक्कत है तो सॉल्यूशन यहाँ से वो देख भी पाएगा, ठीक है ना, आसानी से। तो करना आपको ये, इसलिए मैं खुद नहीं करा रहा। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, ये भी आपको क्या करना है, खुद ही करना है, होमवर्क है आपके लिए।
कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क बना दिए प्रैक्टिस करने के लिए। स्टडी मैट में तो एक ही क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई 3-4 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए बच्चे को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहाँ पर क्वार्टर तो 4 ही हैं, ईयर कितने दे रखे हैं भाई, ईयर कितने हैं 2016, ध्यान से समझिए, ईयर कितने आपके पास भाई, ईयर कितने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब तक आपने जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा था, Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब रो में आपके पास क्या थे क्वार्टर और कॉलम में क्या थे ईयर। यहाँ उल्टा हो गया, कॉलम में आपके पास क्या Q1, 2, 3, 4 और रो में आपके पास है 2016, 2017, 2018, 2019। इसका मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास कितने साल की है, 5 साल की है। क्वेश्चन तो ये होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, बट होमवर्क में देने से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और फिर यहाँ पे ईयर क्या लिखेंगे 2016, 17, 18, 19 और 2020। अब ध्यान रखना पहले क्वार्टर में 2016 में वैल्यू कितनी है, 2016 की बात चल रही है तो 2016 में पहले क्वार्टर में वैल्यू कितनी है आपके पास है 40। Q2 में कितना है 35, 38 और 40। आपको इस तरीके से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन करते टाइम वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। 2016 के सामने Q1 की वैल्यू 40 है, फिर 35 है, फिर 38 है, फिर कितनी है 40। 2017 में Q1 के सामने आपने लिखना है 42, Q2 में आपने लिखना है 37, Q3 में लिखना है 39 और Q4 में कितना लिखना है आपने 38। गलती ना हो जाए एग्जाम में, गलती ना हो जाए भैया, गलती ना हो जाए आपसे, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब सर क्या हमारे पास कोई और भी तरीका है कि यदि हम चेंज ना करें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ना चेंज करें, वो भी कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस पहले 4 क्वेश्चन में की है, क्योंकि बच्चा जिस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है कोशिश करता है एग्जाम में मैं वैसे ही करूँ। तो जो बच्चे पहले 4 क्वेश्चन को जिस फॉर्मेट में कर रहे हैं, यदि वो चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं उसी फॉर्मेट में करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। 2018 के सामने आपको लिखना पड़ेगा 41, 35, 38, 40। इसी तरीके से 45, 36, 36, 41 और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 44, 38, 38 और आपको लिखना पड़ेगा 42। बात समझ में आ गई आपको। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में ही करना है। तो सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है और सॉल्यूशन में ये जो टेबल बनी है वैसे ही बनी है जैसे टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे अभी तैयार की है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बाकी सॉल्यूशन वैसे ही करना है। आपके सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा बेटा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। मतलब 212 को 5 से डिवाइड किया, 181 को 5 से डिवाइड किया, 189 को 5 से डिवाइड किया, 201 को 5 से डिवाइड किया। बाकी काम आप खुद कर लोगे, समझदार हो, मान के चलता हूँ मैं, अजम्पशन ले ली मैंने यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, टाइम बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मेट क्वेश्चन का उसी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे सीजनल इंडेक्स लिखना पड़ेगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। यहीं पे टोटल कर दो यार, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे टोटल करना आपको आता है, ऐसे भी तो टोटल कर सकते हो, तो ऐसे टोटल कर लो। ऐसे टोटल आपके पास कितना कितना आएगा जरा फटाफट से देखिए क्वेश्चन में। हाँ जी, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 में आपका टोटल कितना कितना आएगा, ठीक है ना भाई। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपका जो टोटल है इधर कितना आ जाएगा इन पाँचों का 212, इधर कितना आ जाएगा आपके पास में 181, 189 और आपके पास आ जाएगा 201। फिर आप एवरेज निकाल लो 5 से डिवाइड करके। तो जब आपने एवरेज निकाला तो आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा, हाँ जी 44.4, 36.2, आपके पास कितना आ जाएगा 37.8 और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 40.2, ठीक है ना। इस तरीके से आपने 5 से डिवाइड करके, मतलब टोटल डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि आपके पास जो ईयर हैं कितने हैं 5। तो ये भी आसान तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर सीजनल इंडेक्स निकाल लो, इन सब का टोटल करो और टोटल करके इनका एवरेज निकाल लो, तो ग्रैंड एवरेज आ जाएगा आपके पास में। हाँ जी, ग्रैंड एवरेज निकालने के लिए 42.4, 36.2, 37.8, 40.2 सबको प्लस किया और डिवाइड बाई हमने कितना कर दिया 4। सर यहाँ तो हर क्वेश्चन में 4 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ कभी 3, 4, 5 अलग अलग नहीं करते बेटा, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे क्वार्टरली वेरिएशन निकाल रहे हो और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो इन सबका टोटल किया और 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 39.6
15। अब 42.4 को 39.15 से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो, तो पहला सीजनल वेरिएशन आ जाएगा आपके पास में। एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में था। सर होमवर्क में था तो आपने क्यों किया? किया नहीं है भाई, समझाया है। क्योंकि यदि जो बच्चे खुद कर लेंगे वो तो इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे ही नहीं, वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जो खुद दिमाग नहीं लगाना चाहते भैया, वो तो फिर पूरा देखेंगे ना यहाँ पे कैसे किया सर ने। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई सीजनल इंडेक्स निकालने के बाद आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ जी, यूज ऑफ सीजनल इंडेक्स। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मैं सीजनल इंडेक्स का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। पर सीजनल इंडेक्स को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है एस्टिमेटेड सेल्स इज इक्वल टू ट्रेंड सेल्स इनटू सीजनल इंडेक्स। अब यदि मुझे 2025 की क्वार्टर 1 की एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है, तो ट्रेंड सेल भी मुझे किसका निकालना पड़ेगा, 2025 का, क्वार्टर 1 का। मतलब ईयर क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। और उसी क्वार्टर का मुझे सीजनल इंडेक्स चाहिए, जो मैंने अभी आपको पिछले 5 क्वेश्चन में निकालना सिखाया। तो क्वार्टर 1 का सीजनल इंडेक्स लिखूंगा, तो यहाँ जो सीजनल इंडेक्स आएगा वो किसका आएगा, क्वार्टर 1 का। मतलब आप इसको ऐसे समझो, एस्टिमेटेड सेल्स मुझे क्वार्टर 1 की चाहिए, तो ट्रेंड सेल्स भी क्वार्टर 1 की होनी चाहिए, सीजनल इंडेक्स भी किसका होना चाहिए, क्वार्टर 1 का। बट एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एस्टिमेटेड सेल्स और ट्रेंड सेल्स हैं, वो दोनों आप किसकी निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2025 की आप किसकी निकाल रहे हैं, 2025 की। 26 का निकाल रहे हैं तो दोनों चीज़ें 26 की होनी चाहिए। 27 का निकाल रहे हैं तो दोनों चीज़ें किसकी होगी, 27 की। मतलब जो ट्रेंड सेल का टाइम पीरियड होगा वही एस्टिमेटेड सेल्स का टाइम पीरियड होगा। ठीक है ना भाई। हाँ, सीजनल इंडेक्स तो आपने एक ही बार निकालना है, ठीक है ना। वो 26 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 27 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 28 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 29 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब सर आपने अभी तक हमें सारी चीज़ें समझा दी, बट ये तो बताया नहीं कि सर ट्रेंड सेल कैसे निकालते हैं, ट्रेंड सेल कैसे निकालेंगे, वो भी बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, चिंता काहे को करते हो, सुमित सर आपके साथ हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीजनल इंडेक्स की कंप्यूटेशन करने के बाद आप एस्टिमेटेड सेल्स कैसे निकालेंगे, यदि किसी क्वेश्चन में ट्रेंड सेल निकालने का तरीका आपको बताया है। तो सबसे पहले लिखा ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली सेल्स रुपीज इन लैक्स ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी फॉर द पीरियड 2001 टू 2005। मतलब 2001 से लेकर 2005 कितने साल हो गए, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। हमें 5 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिनका यूज करके हमने ट्रेंड डेवलप किया। और जो ट्रेंड है उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2001 से स्टार्ट होता है, क्वार्टर 1 से। इसका मतलब क्वार्टर 1, 2001 का जो क्वार्टर 1 है वो हमारा बेस है, और बेस हमेशा कहाँ से आता है, 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2001 का जो क्वार्टर 1 है, हाँ जी, क्वार्टर 1 किसका, 2001 का, ये जो हमारा बेस है उसका जो पीरियड होगा, जो टाइम होगा, टी होगा, वो हमारे लिए हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब आपको यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है ना, ये जो टी दिखाई दे रहा है आपको, हाईलाइट कर देता हूँ अलग से मैं, वो टी हमें चाहिए। तो 2001 में क्वार्टर 1 का जो टी है वो आपके पास क्या है, 0। अब जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टी इंक्रीज होता रहेगा। आगे देखिए, वे टी टाइम यूनिट्स 1 क्वार्टर, ठीक है ना। यहाँ पे जो टी है वो पहले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 आपका है 0, फिर क्वार्टर 2 में आपके पास आ जाएगा 1, फिर क्वार्टर 3 में आपके पास आ जाएगा 2, क्वार्टर 4 में आपके पास कितना आ जाएगा, 3। कौन सी ईयर की बात चल रही है, 2001 की। जब मैं 2002 पे जाऊंगा तो आपका जैसे जैसे क्वार्टर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका टी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्वार्टर 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दिया 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से आता रहेगा। ऐसे 2003 में आपके पास आ जाएगा 8, 9, 10, 11। ऐसे 2004 में आपका जो टी आ जाएगा पहले क्वार्टर का, वो आ जाएगा 12, 13, 14, 15, इस तरीके से।
ऐसे 2005 में आ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो ट्रेंड सेल निकालनी है वो ट्रेंड सेल कौन से ईयर की निकालनी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जो एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है वो 2010 की निकालनी है। तो 2010 की एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए पहले आपको 2010 की ट्रेंड सेल निकालनी पड़ेगी और ट्रेंड सेल निकालने के लिए टी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वर्किंग नोट तैयार करना है। उस वर्किंग नोट की मदद से 2010 के पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर, चौथे क्वार्टर का जो टी है वो कितना है, जैसे ही वो टी निकल जाएगा वो टी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा और मुझे 2010 के चारों क्वार्टर की ट्रेंड सेल पता चल जाएगी। और ट्रेंड सेल पता चलने के बाद मुझे एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सीजनल इंडेक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है। समझो क्या निकालना है भाई, एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है। और एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड सेल्स इनटू सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा जी सीजनल इंडेक्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, सीजनल इंडेक्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ट्रेंड सेल्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब ट्रेंड सेल्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या दे रखा है, ट्रेंड गिवन है, उसमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा 2010 में पहले चारों क्वार्टर का टी ढूंढूंगा और टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेंड मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 7-8 नंबर फोकट के हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके स्टडी मटेरियल से लिया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बना रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी चलें भाई आगे, चलो फटाफट सर। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपके लिए एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ जिसमें मैं कंप्यूटेशन ऑफ कर रहा हूँ टी कौन से ईयर के लिए, मुझे 2010 का पहले चारों क्वार्टर का टी चाहिए। बट वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जो मेरा बेस है वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो 2001 का जो पहला क्वार्टर है वो मेरा बेस है। बेस हमेशा क्या होता है, जीरो। बेस क्या होता है, जीरो, ठीक है ना भाई। फिर आ जाएगा 1, 2, 3, मतलब एक एक क्वार्टर का यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, वेयर टी इक्वल टू टाइम यूनिट्स 1 क्वार्टर, मतलब एक एक क्वार्टर को हम एक एक मान के चल रहे हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, आपके पास आ जाएगा 28, 29, 30, 31, हाँ जी। जिस टी का हमें इंतज़ार था वो इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। 2010 का हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों क्वार्टर का क्या चाहिए था, टी चाहिए था। अब यदि मुझे ट्रेंड सेल निकालनी है तो ट्रेंड सेल निकालने के लिए हमारे पास ट्रेंड क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन में, हमारे पास है 25 प्लस 0.6 टी। हाँ जी, 25 प्लस 0.6 टी। अब टी की वैल्यू पुट करते रहो। तो यदि मैं 2010 के क्वार्टर 1 की सेल निकालना चाहता हूँ ट्रेंड बेसिस पे, तो मुझे सबसे पहले 25 तो मेरा कॉमन है, प्लस 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 इंटू करेंगे। अच्छा, पहला यहाँ पे टी कितना आ रहा है, 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। जहाँ से स्टार्टिंग की है वो बेस है और जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ तक आंसर निकालना है वो आपका लास्ट पॉइंट होगा। तो अब आपको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको 25 में ऐड करना है। तो 36 को मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 36 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 21.6 प्लस 25, मेरे पास आ जाएगा 46.6। ये मेरी ट्रेंड सेल है। यदि मुझे एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है तो क्वार्टर 1 के सीजनल इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर दूसरे में कितना आएगा, सर दूसरे में निकालने के लिए 0.6 को 37 से मल्टीप्लाई किया प्लस 25 किया, अपने पास आ जाएगा 47.2। ऐसे यहाँ पे हमने निकाला तो 47.8 आ जाएगा। हाँ जी, 38 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 25, 47.8, और यहाँ पे फिर हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली 48.4।
तो ये हमारी कौन सी सेल निकाली है हमने 2010 की? हमने भाई निकाली है ट्रेंड सेल्स निकाली है। अब यदि आपको एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है तो आपको क्या करना है, चारों क्वार्टर के सीजनल इंडेक्स जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, 90, 95, 110, 105, ध्यान रखना सीजनल इंडेक्स परसेंटेज में होता है। तो या तो आप 90% लिखो या 0.90, या 95% लिखो या 0.95 लिखो, 110% लिखो या 0.11 लिखो, 105% लिखो या 0.105 लिखो। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है फटाफट से देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। अभी जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी उसको लैंग्वेज में भी आपके लिए लिखा हुआ है। गिवन ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू 25 प्लस 0.60, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2001 इज द ओरिजन, वी हैव t इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट क्वार्टर। तो ऐसे में जो हमारा पहला क्वार्टर होगा 2001 का क्वार्टर 1, उसका जो t होगा वो 0 है क्योंकि वो बेस है, वहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो हर क्वार्टर में आपको 1 क्या करना है, ऐड करते रहना है, तो आप अगले वैल्यू पे पहुँचते जाएंगे। फर्दर सिंस टाइम लिमिट इज 1 क्वार्टर, वी हैव T1, 2 and 3 फॉर सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स रेस्पेक्टिवली ऑफ द ईयर 2001। मतलब जो बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, क्वार्टर 1 2001 का 0 है, तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो हर क्वार्टर का 1 के इक्वल है, तो 1 वैल्यू हमने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी। ऐसे ही 0 में 1 ऐड किया 1 आया, 1 में 1 ऐड किया 2 आया, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 1 ऐड किया 4 आया, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7। इस तरीके से आप आगे चलते रहेंगे। बस समझ में आई किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब मुझे 2010 का आंसर निकालना है, तो मुझे इस टेबल को बनाना पड़ेगा ताकि मैं टी की कंप्यूटेशन करूं, और उस टी की मदद से मैंने ट्रेंड सेल निकाली। ट्रेंड सेल तक सारा का मैं आपको समझा चुका हूँ। हाँ जी, ट्रेंड सेल तक का सारा काम मैं आपको समझा चुका हूँ। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मेन, तो ये आपका मेन सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहले मुझे 2010 के चारों क्वार्टर की एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है, ये मुझे फाइंड करना है। सीजनल इंडेक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, 90। तो सीजनल इफेक्ट क्या हुआ, सीजनल इफेक्ट का मतलब जो परसेंटेज में दे रखा था मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 90%। तो 90% क्या होगा, 90/100, मतलब कि 0.90। 95%, तो 95/100 0.95, 110%, तो 1.1 हो गया, 105% मेरे लिए कितना हो गया, 1.05। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्वार्टरली 2010 में क्वार्टर 1 की जो मेरी ट्रेंड सेल है 46.6, उसको मैंने सीजनल इंडेक्स 90% से मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज का साइन आ नहीं रहा तो इसलिए आपको परसेंटेज का साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो आप ऐसे समझो 90% कर दो या 0.90 कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, 46.6 को आपने 0.90 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ जाएगा 41.94। इसका ना आपकी जो एस्टिमेटेड सेल है वो आफ्टर सीजनल इंडेक्स 41.94 लैक्स है, और बिफोर सीजनल इंडेक्स कितनी है ट्रेंड के हिसाब से 46.6। बात समझ में आ गया? तो मोर एक्यूरेट आंसर आपका कौन सा माना जाएगा, आपका आंसर माना जाएगा एस्टिमेटेड सेल्स, यदि आप सीजनल इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्लास से कि सर हम सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्सेस, सीजनल इफेक्ट क्यों कंसीडर करते हैं, ताकि हम मोर एक्यूरेट आंसर पे पहुंच सके। इसका मतलब जो आप सेल्स यहाँ पे सोच रहे थे उसकी सेल ट्रेंड के बाद 10% घट जाएगी, 0.90 का मतलब 10% कम हो गई, यहाँ पे 5% कम हो गई, यहाँ पे 10% बढ़ गई, यहाँ पे 5% बढ़ गई। तो किसी सीजन में सेल आपकी ट्रेंड सेल से 10% घट रही है, 5% घट रही है, किसी सीजन में आपकी सेल 10% 5% बढ़ भी रही है, ठीक है ना। तो कभी इंक्रीज का फायदा होता है, कभी डिक्रीज होता है, और फायदा आपको सब केस में, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का सही तरीके से इफेक्टिव यूज़ कर पाए। चलिए भाई आगे चलते हैं। इसी की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली सेल्स इन 2021 to 25 आपको दे रखी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ट्रेंड भी दे रखा है 2021 से लेकर 2025, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल का हमने यूज़ करके क्या बना रखा है, ट्रेंड निकाल रखा है। और ट्रेंड में आपके पास वाई जो हमारी सेल्स वैल्यू है वो बराबर है 30 + 0.5 t, जिसमें हमारा जो ओरिजिन है वो स्टार्ट होता है 2021 से,
इसका मतलब 2021 का जो पहला क्वार्टर होगा, क्वार्टर 1, वो होगा 0, फिर आपके पास आएगा 1, फिर 2, फिर 3। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी, सीजनल इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है चारों क्वार्टर का। सीजनल इंडेक्स हमें चारों क्वार्टर का बेटा दे रखा है। आपको 2028 का एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब 2028 की सेल्स निकालनी है क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब वो कैसे निकाल पाएंगे एस्टिमेटेड सेल्स? उसके लिए पहले आपको निकालना है ट्रेंड सेल्स क्वार्टर 1 की, ट्रेंड सेल्स क्वार्टर 2 की, ट्रेंड सेल्स क्वार्टर 3 की, ट्रेंड सेल्स क्वार्टर 4 की। कौन सी ईयर की? 2028 की। सर अभी तो आपने समझाया इतना डिटेल में, फिर समझा रहे हो? भाई क्या करें ना, हर तरीके के बच्चे होते हैं, मन बुद्धि के भी होते हैं, अधिक बुद्धि के भी होते हैं। बुद्धि सबके पास होती है, मन बुद्धि का मतलब चलाना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 प्लस 0.5 टी। तो मुझे टी ढूंढना पड़ेगा किसका? 2028 के क्वार्टर 1 का। मुझे टी ढूंढना पड़ेगा 2028 के क्वार्टर 2 का। तो सर टी कैसे ढूंढते हैं आपने हमें बताया। इसका मतलब मुझे 2021 से 2028 तक की टेबल बनानी पड़ेगी। 21 से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे 2028 पे। टेबल आपके सामने मैं यहाँ पे फॉर्मेट में बना चुका हूँ, जो मेरे लिए वर्किंग नोट का काम करेगा बेटा, ठीक है ना। तो 2021 में यहाँ पे आ गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिनती लिखनी है यार आपको, इससे काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। तो सर हमें तो 2028 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्यूशन मुझे 2028 के लिए निकालना है, और ये मेरा बेस था। तो 28, 29, 30, 31 मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपके लिए अभी कैलकुलेशन में टी की वैल्यू लिखी है, वो टी की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी लिखनी है? एक जगह लिखनी है 28, फिर लिखनी है 29, फिर लिखनी है 30, और फिर लिखना है 31। बाकी सारी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। भाई कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना, पास होने के लिए तो भाई एग्ज़ाम में आप ही को लिखना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपके हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ समझाने में। लिख के तो आपके ऊपर आना पड़ेगा बेटा एग्ज़ाम में। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चले आगे फिर फटाफट से, चलो। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए भैया लिख के रखी हुई हैं। ट्रेंड हमारे पास आ गया 30 30 30 30, 0.5 0.5 0.5। यहाँ पे पहला ट्रेंड कितना था 2028 का? ट्रेंड सेल निकालने के लिए टी कितना हमारे पास में? 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31। कैसे निकाला ये मैंने आपको वर्किंग नोट में सिखा दिया। वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 44, 44.5, 45, 45.50। सर क्या ये सारी चीज़ें लिख के आनी जरूरी है? नहीं। जब आपने टेबल बना ली तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना जरूरी नहीं है, बिना टेबल के लिखना जरूरी है। लेकिन यदि टेबल वर्किंग नोट में बना के आते हैं तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। आपका मेन काम यहाँ से चालू होता है। पहले आपको निकालना है ट्रेंड सेल्स, ठीक है जी। ट्रेंड सेल्स निकालने के बाद आपको सीजनल इंडेक्स जो क्वेश्चन में दे रखा है 85, 105, 95, 115, 85, 105, 95, 115, इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 85 का मतलब क्या है? हम सोच रहे थे हमारी सेल 100 यूनिट होगी, होगी कितनी? 85 यूनिट की। हम ऐसा भी कर सकते हैं हमारी सेल 100 रुपये की होगी, होगी 85 रुपीज़ की। हम सोच रहे थे हमारी सेल 100 रुपये की होगी, 105 रुपये की होगी। तो सीजनल इंडेक्स का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलो आगे चलते हैं, अब इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है सॉल्यूशन में? 2028 के लिए मुझे आंसर निकालना है। चारों क्वार्टर की ट्रेंड सेल मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है ना। सीजनल इंडेक्स से मैंने मल्टीप्लाई करना है 85%, जिसको मैंने नाम दे दिया 0.85, 1.05, 0.95, 1.15, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? ट्रेंड सेल को सीजनल इफेक्ट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सीजनल इफेक्ट क्या कह रहा है कि जो सेल आपकी होनी चाहिए थी बिफोर सीजन इफेक्ट वो 44 थी, आफ्टर सीजन इफेक्ट आपके पास कितनी आएगी? 37.40, क्योंकि आपकी जो सीजन की वजह से सेल गिरेगी क्वार्टर 1 में 2028 में, वो 15% गिरेगी जो आप सोच के बैठे थे उससे।
हाँ जी, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। सर क्वार्टर 2 में हमने सोचा था हमारी सेल होगी 44.5 लाख रुपीज़ की, बट यहाँ तो 1.05 लिखा है। इसका मतलब जितनी सेल हमने सोची थी ट्रेंड के हिसाब से, उससे हमारी सेल 5% बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई। ऐसे ही आपको 3 और 4 का आंसर निकालना है। किसी को कोई दिक्कत तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 44 को मल्टीप्लाई करना है 85 से, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। 44.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, 44.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, 45 को मल्टीप्लाई करना है 0.95 से, 45.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.15 से, तो ये आपके सारे आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलें आगे, बिल्कुल चलिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 आप हमें होमवर्क में दे दीजिए, बट होमवर्क में देने से पहले चलिए, तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे 6 और 7 आपने कराया, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन एक जैसे क्वेश्चन है, जिसमें से एक स्टडी मटेरियल का है, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक मैंने खुद बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपका 2020 से 2024, 20, 21, 22, 23, 24 5 साल आपका इंफॉर्मेशन थी, जिसके बेस पे आपने ट्रेंड डेवलप किया। आपका जो ओरिजिन है वो 2020 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ना जब आप टेबल बनाएंगे तो 2020 का जो क्वार्टर 1 होगा वो 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आपकी काउंटिंग चालू हो जाएगी। आपको जो आंसर निकालना है वो किसका निकालना है? 2024 का निकालना है। तो इसका मतलब 20, 21, 22, 23, 24, और ये तो टेबल छोटी सी बनेगी 5 साल की। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से बनेगी। तो क्या सर एग्जाम में हमें भी क्वेश्चन पेपर में ऐसी करनी है? बिल्कुल करनी है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। तो सिस्टमेटिक तरीके का मतलब सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2020 से लेकर 2024 तक की आपको टेबल में वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और कितना आ जाएगा 19। तो 2024 के लिए यदि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहता हूँ तो मेरा जो टी आएगा वो 16, 17, 18, 19 ये 4 वैल्यूज़ आएंगी। ये मेरी काम की वैल्यूज़ हैं, ये मेरे लिए मेन है। 16, 17, 18 और 19, ठीक है ना। अच्छा, मेरे से 2023 का भी आंसर मांग सकते थे, तो मैं 23 तक की कैलकुलेशन करता। 22 तक के लिए मांगते तो 22 तक के लिए करता। यदि मुझसे 26 के लिए बोलते तो मैं 25 की भी वैल्यू निकालता, 26 की भी निकालता, फिर उनको यूज़ करता टी में, और वहाँ से मैं ट्रेंड सेल निकालता, फिर सीजनल इफेक्ट से मल्टीप्लाई करता। बात समझ में आ गई? तो सर क्या ये क्वेश्चन हम अपना घर के लिए समझें या नहीं समझें? बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन घर के लिए दूँ आपको या करा दूँ? क्या करा ही दो, करा ही देते हैं भाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेंड मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, जो ट्रेंड मुझे क्वेश्चन में दे रखा था उसमें टी की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया 0.6, 0.6, 0.6 से जो वैल्यू आएगी उसको 25 में ऐड किया। तो पहले क्वार्टर की आपकी जो ट्रेंड सेल है 2024 की, वो आपके पास आएगा 34.6, 35.2 अगले क्वार्टर का, 35.8 अगले क्वार्टर का, और उससे अगले लास्ट क्वार्टर का, क्वार्टर 4 का 2024 का 36.4 आ जाएगा। इस ट्रेंड सेल को एस्टिमेटेड सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, जिसको हमने नाम दे दिया सीजनल इफेक्ट। वहाँ पे बस हम क्या करते हैं, इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में हमने उसको निकाल दिया फ्रैक्शन में, ताकि समझना और आसान हो जाए कि सीजनल इफेक्ट का नेट इफेक्ट एस्टिमेटेड सेल्स पे कितना पड़ा। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, आपके पास ट्रेंड सेल आ चुकी है, सीजनल इंडेक्स को आपने सीजनल इफेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा आंसर। तो जो आपके पास में मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन है, क्लास 1 में मैंने आपको आज 2 तरीके के क्वेश्चंस करवाए हैं। पहले 5 क्वेश्चन में सीजनल इंडेक्स कैसे कंप्यूट होता है वैसे बताया, और अगले 3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में मैंने आपको समझाया कि सीजनल इंडेक्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एस्टिमेटेड सेल्स निकाल सकें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।